हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 3 के अंतर्गत अध्ययन करेंगे अक्षांश, देशांतर और समय के बारे में कि कैसे अक्षांश व देशांतरों का प्रयोग करके समय निर्धारण किया जाता है किसी भी स्थान का, किसी भी देश का। तो आइए हम देखते हैं इसको अक्षांश व देशांतर जो कि हम देखते हैं पृथ्वी पे खींची गई क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जिसको हम जो इस पे क्षैतिज रेखाएं खींची गई रहती है यानी पूर्व से पश्चिम के तरफ उसे हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। या फिर जो जैसे ग्लोब हो गया इस पे उत्तर से दक्षिण की तरफ इस पे रेखाएं कुछ खींची गई मतलब खींचने का मतलब है ये इस पे प्रत्यक्ष रूप से खींची नहीं गई हैं, भूगोलविदों द्वारा मानी गई हैं किसी भी मानचित्र बनाने के लिए, समय निर्धारण के लिए या फिर ग्लोब बनाने के लिए। तो ये एक तरह से काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पे मानी गई हैं, इसको इस तरह से बांटा गया है। तो इसे ही हम जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं नॉर्थ टू साउथ इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड, और जो हम इधर देखते हैं इसमें ईस्ट टू वेस्ट तो इसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं या अक्षांश के नाम से। तो इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं इसको। देखिए जैसे यहाँ दिया हुआ है कि पृथ्वी जो है लगभग गोले के समान ही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की जो विषुवतीय जो त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या है एक समान नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन विषुवत वृत्त पर उभार पैदा करता है। घूर्णन के कारण भी कुछ विषुवत जो वृत्त है या बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी का हमें उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। तो ये कारण होता है पृथ्वी घूर्णन के कारण। इसलिए वास्तविक आकार एक लघ्वाक्ष गोलाभ के समान प्रतीत होता है। पृथ्वी के इस आकार के कारण ही धरातलीय लक्षणों की अवस्थिति को जानने में कुछ कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि इस पे अन्य बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को मापने के लिए कोई संदर्भ बिंदु उपस्थित नहीं है। इसलिए विभिन्न स्थानों की स्थिति को जानने के लिए ग्लोब या मानचित्र पे काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया जाता है। आइए देखें कि ये रेखाएं क्या है एवं कैसे खींची जाती हैं ये रेखाएं। देखिए पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। ये भौगोलिक ग्रिड यानी जियोग्राफिकल ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के जाल को भूपृष्ठ पे विभिन्न धरातलीय लक्षणों की स्थिति को हम निश्चित करने के उद्देश्य से ही ये बनाते हैं, ताकि हम पृथ्वी पे जो भी धरातलीय लक्षण है उसको बना सके, बता सके, निश्चित कर सके। ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक तो क्षैतिज और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, जिसे हम अक्षांश, समानांतर तथा देशांतरीय या मोत्तर कहते हैं। यानी जो क्षैतिज जैसे अक्षांश वो जो ऊर्ध्वाधर होती हैं तो उसे हम कहते हैं देशांतर। देखिए क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं और उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। और यह सबसे बड़ा वृत्त है तथा यह ग्लोब को दो बराबर भागों में भी बांटता है। यानी मतलब ऐसे जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं ये जो पूरे वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती हैं, तो ये सबसे बड़ा विषुवत वृत्त होता है और दो बराबर भाग में पृथ्वी को बांटता है। इसे बृहद वृत्त भी कहा जाता है। और अन्य सभी जो समानांतर रेखाएं हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने से आनुपातिक रूप से आकार में छोटी होती जाती हैं तथा ये पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटते हैं जिन्हें लघु वृत्त भी कहते हैं। जैसे ग्लोब पे बिल्कुल बीचों बीच जो अक्षांश रेखा है वो बिल्कुल वो सबसे बड़ा वृत्त हो गया। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं हम देखते हैं ग्लोब पे कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं क्या होती है, उनकी जो लंबाई है या फिर वो जो सर्कल वो जो वृत्त बनता है वो छोटा होता जाता है। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई इन काल्पनिक रेखाओं को ही समांतर अक्षांश समानांतर कहा जाता है। यानी काल्पनिक, ध्यान देने योग्य बात है कि काल्पनिक ही है, ये वास्तविक रूप से पृथ्वी के धरातल पे नहीं खींची गई हैं और नहीं खींची जा सकती हैं। देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली लंबवत रेखाएं दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं। इन्हें देशांतरी या मोत्तर कहा जाता है। विषुवत वृत्त पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है और प्रत्येक ध्रुव पर ये एक बिंदु पे क्या होते हैं, सभी जो देशांतर रेखाएं हैं एक बिंदु पे जाके मिल जाते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये रेखाओं के जाल का एक तंत्र बनाती हैं और जिस पर हम धरातल के विभिन्न लक्षणों की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं।
इन निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न बिंदुओं की अवस्थिति, दूरी तथा दिशा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि गोलों पर अनंत समानांतर एवं यामोत्तर रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें से कुछ चुनी हुई रेखाएं ही मानचित्र पर खींची जाती हैं। अक्षांशों एवं देशांतरों की डिग्री या अंश को में मापते हैं, क्योंकि ये कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट में एवं प्रत्येक मिनट को हम 60 सेकेंड में विभाजित करते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए अक्षांश कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इन शब्दावलियों को हम देखते हैं। जैसे अक्षांश समानांतर दिया हुआ है, यह विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त करता है अक्षांश। और अक्षांश रेखाओं को प्रायः हम समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर यामोत्तर, तो यह प्रधान यामोत्तर जो है ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थिति को डिग्री, मिनट और सेकंड में ये भी व्यक्त करता है। और देशांतर रेखाओं को प्रायः यामोत्तर कहा जाता है। ये होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती हैं। अब आइए हम देखते हैं विस्तृत रूप से अक्षांश समानांतर को। देखिए यहाँ दिया है कि भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण एवं उत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समानांतर कहलाती है। और विषुवत वृत्त का मान जो है वो 0 डिग्री है एवं ध्रुवों के अक्षांश पे ये कितना हो जाती है, मतलब हम इसे 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण मानते हैं। यानी ये ध्रुव को ये 90 डिग्री से दर्शाता है और जो बिल्कुल बीच वाली जो विषुवत रेखा खींची जाती है वो है 0 डिग्री से, उसको हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए यदि अक्षांश समानांतरों को जो है 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिण दोनों गोलार्धों में कितना दिया, 89 अक्षांश समानांतर होंगे। और इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 179। किसी स्थान की अवस्थिति विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में होने के आधार पर अक्षांशों के मान के साथ उत्तर हम लगाते हैं या फिर दक्षिण। यानी यदि हम उत्तर अक्षांश को दर्शा रहे हैं तो हम उसको उत्तर से या फिर एन से इंडिकेट कर देते हैं ताकि हमें समझ में आता है कि उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है या दक्षिणी अक्षांश की, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सारी रेखाएं खींची गई हैं ये सारे क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए ये विषुवत वृत्त है तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से इसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे प्रत्येक ध्रुव जो है, ध्रुव बिंदु है, इसको 90 डिग्री यहाँ पे आकर हो जाता है तो इसे हमें 90 डिग्री से दिखाते हैं। और नॉर्थ टू साउथ ये उत्तरी भाग हो गया और ये हो गया इसका दक्षिणी भाग। आगे हम देखते हैं, यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो 1 डिग्री अक्षांश एक स्थिरांक होता, अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान 111 किलोमीटर होता है। यानी बिल्कुल गोल होती तो इसके जो दूरी है प्रत्येक पे क्या होती है, 111 किलोमीटर होती। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर सभी देशांतर रेखाओं के 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की और अक्षांशों की लंबाई में कुछ परिवर्तन आता है। विषुवत वृत्त पर यह लंबाई कितना है, 110.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर है। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से भी निर्धारित किया जा सकता है। आगे हम इसमें जैसे दिया है कि अक्षांश समानांतर बनाना कैसे हम बना सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि अक्षांश समानांतर कैसे खींचा जाता है। एक वृत्त बनाएं और केंद्र में एक क्षैतिज रेखा खींचकर इसे 2 बराबर भागों में बांटे आप, और यह रेखा विषुवत वृत्त को दर्शाएगा। यानी इस वृत्त पर चांदा या प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखें कि चांदा जो है 0 डिग्री 180 डिग्री रेखा मतलब खींच सके। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जैसे बनाने का यहाँ पे विधि दे रहा है। जैसे हमने एक वृत्त ले लिया, ये इस वृत्त को इसने क्या किया है, चांदे की सहायता से इसको 2 बराबर भागों में बांट लिया, ये हो गया 0 डिग्री। अब इससे कोड दे रहा है कि आप चांदे रखकर कोड देखिए और इसमें आप इसको क्या करिए, इसको खींचिए अक्षांशों को। जैसे यहाँ पे चांदा रखेंगे तो हम यहाँ 0 है तो फिर ऐसे होते जाएगा, 10 पे हम खींच सकते हैं, 20 पे, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80 और ऐसे करते करते हम यहाँ पे 90 डिग्री चांदे की सहायता से हम इसमें डिग्री को निर्धारित कर सकते हैं। और पुनः यही प्रक्रिया हम इधर भी कर सकते हैं। ऐसे करके जैसे 90 तक यहाँ पे हुआ, फिर इसके आगे और संख्या हमारी यहाँ पे करते जाएंगे। यहाँ पे 90 हो गए, यहाँ पे हो जाएगा 100, 110, 20, 30 आते आते यहाँ पे फिर हो जाएगा 180 और ऐसे करके हम
यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, इस अक्षांश को इससे मिला सकते हैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पे अक्षांश रेखाओं को खींच सकते हैं। ये इस पे बता रहा है। और जो हमारा 90 डिग्री है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा कि बिंदु पॉइंट को दर्शाता है, जो 90 डिग्री अक्षांश है। तो ये भी पूछा जाता है कि 90 डिग्री को क्या हम इसको हम सर्कल से दिखा सकते हैं? तो नहीं, इसको हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से दर्शाते हैं, जो बिल्कुल 90 डिग्री अक्षांश है उसको। आइए इसको हम आगे और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि कागज पे बनाए गए वृत्त के मध्य खींची जो रेखा है उस रेखा से मिल जाएगी। अब आप 20 डिग्री दक्षिण दर्शाने के लिए वृत्त के निचले आधे भाग में विषुवत वृत्त से आप 20 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व एवं पश्चिम दो बिंदु पे लगाए, हम उसे अपने अनुसार हम बांट सकते हैं। हम 10 का अंतराल ले रहे हैं, 20 का ले रहे हैं, 25 का, 15 का ले रहे हैं, ऐसे करके हम, या 30 का ले रहे हैं। इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। कोण की दोनों भुजाएं वृत्त के दो बिंदुओं को काटती हैं। विषुवत वृत्त की समानांतर रेखा खींचते हुए इन दो बिंदुओं को मिला दें, फिर यह हो जाएगा 20 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। इस तरह से हम खींचे, जैसे अभी हमने देखा, ऐसे हम नॉर्थ उत्तर का खींच लिए, ऐसे हम दक्षिण का भी खींच सकते हैं अक्षांशों को कोण की चांदी की सहायता से। आगे दिया है देशांतर यामोत्तर, इसे हम देखते हैं। देखिए दिया है कि पूर्ण वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखाओं के विपरीत अर्धगोलाकार देशांतरी यामोत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु मिल जाती है, और अगर आमने सामने के यामोत्तर को एक साथ मिला दिया जाए तो ये पूर्ण वृत्त बन जाते हैं। लेकिन इनकी गणना दो अलग अलग यामोत्तर के रूप में की जाती है। ये यामोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं। अक्षांश समानांतर के विपरीत इनकी लंबाई समान होती है। सुविधाजनक गणना के लिए ग्रीनविच वेधशाला लंदन के निकट से गुजरने वाले देशांतरीय यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा प्रमुख यामोत्तर माना गया है। इसे 0 डिग्री का मान दिया गया है। किसी स्थान का देशांतर उस स्थान के प्रमुख यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है, और इसे डिग्री में भी मापा जाता है। देशांतरों का मान प्रमुख यामोत्तर से पूर्व तथा पश्चिम में 0 डिग्री से 180 तक होता है, पूर्व से पश्चिम तक होता है। और इसे पृथ्वी का वो भाग जो कि प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में है, उसे हम पूर्वी गोलार्ध, जैसे इसको हम उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों को हम निर्देशित कर रहे हैं, वैसे ही इसे हम जैसे पूर्व में है तो जो देशांतर पूर्व में, तो उसको पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, और ऐसे ही इसको हम बांट लेते हैं पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में बांट लेते हैं। 0 डिग्री से जो भी पूर्वी का भाग है उसको पूर्वी गोलार्ध, 0 डिग्री से पश्चिम के भाग को पश्चिमी गोलार्ध से दिखाते हैं। अब यहाँ पे दिया है देशांतरीय यामोत्तर बनाना कि कैसे बनाएं। देखिए दिया है कि देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। अब दिया है कि एक वृत्त आप बना लें जिसका केंद्र उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करता हो और इसकी परिधि विषुवत वृत्त को प्रदर्शित करेगी। वृत्त के केंद्र अर्थात उत्तरी ध्रुव से एक लंबवत सीधी रेखा खींचे। यह उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाले 0 डिग्री में 180 डिग्री यामोत्तर को प्रदर्शित करती है। जब आप क्या करेंगे कि मानचित्र को देखते हैं तो पूर्व दिशा आपके दाहिनी ओर है, पश्चिम दिशा आपके बाईं ओर होती है, किंतु एक यामोत्तर खींचने के लिए मान लें कि आप उत्तरी ध्रुव पर हैं, यानी 3.4 के अनुसार वृत्त के केंद्र पर हैं। तो अब ध्यान दें कि इस अवस्था में पूर्व एवं पश्चिम की सापेक्ष दिशाएं उलट जाती हैं। जैसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे खींचने के लिए इसको हम कैसे खींच सकते हैं। जैसे हमने ये हो गया हमारा, ये जैसे ये 0 डिग्री हो गया और इसके ये हो गया 180 डिग्री, तो इसको ऐसे दिखा रहा है जैसे ये, फिर 180 डिग्री यहाँ से और इधर से फिर हम ऐसे खींचते आएंगे तो 180 डिग्री, यानी हम इसको क्षैतिज करते हैं तो क्योंकि हमारा जो एक वृत्त होता है वो कितने का होता है, 360 डिग्री माना जाता है। तो पूर्वी इसमें देखने पे क्या होता है कि यहाँ पे आकर के दोनों इधर 180 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट, फिर 180 डिग्री वेस्ट जाएंगी। तो ऐसे फिर उसके पीछे साइड जो भाग होता है वहां पे ये मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम इसको 360 डिग्री में देशांतर रेखाओं को, यानी पृथ्वी पे 360 हम कह सकते हैं कि देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी यहाँ से 360, यानी 180 इधर हो जाएंगी और 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री हो गया आपका इधर ईस्ट हो गया ईस्ट में, और 180 डिग्री वेस्ट में जो देशांतर रेखाएं हैं वो होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूड होती हैं। तो कुल मिलाकर हो जाती है 360 इनकी संख्या। देखिए यहाँ पे दिया है कि अक्षांश समानांतर तथा देशांतरीय यामोत्तरों की तुलना किया गया है। आइए इस पॉइंट को हम देखते हैं। जैसे देखिए एक पॉइंट में दिया है कि अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। वहीं पे जो देशांतर होते हैं ये विषुवत वृत्त के साथ साथ बने वह कोणीय
दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में हम इसको माप सकते हैं। 0 डिग्री से 180, या तो हम पूर्व कह सकते हैं या तो पश्चिमी से हम दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है कि सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं, यानी जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है विषुवत वृत्त के क्या होंगे, सब समानांतर होंगे। और देशांतर सभी क्या होते हैं, यमोत्तर ध्रुव पे मिलते हैं। देशांतर जो होते हैं सभी ध्रुव पे मिलते हैं। और क्या होते हैं, जब सभी देशांतर खींचे जाएंगे विषुवत रेखा के 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तीसरा है कि गोलों पे अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं और सभी यमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। आगे है कि यमोत्तरों के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर है। ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। अगला पॉइंट है कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। देशांतर 360 डिग्री के होते हैं और जो प्रमुख यमोत्तर से पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। यही अगला है अक्षांश रेखाओं की जो विशेषता है वो है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग जो है तापमंडलों के निर्धारण में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम उष्णकटिबंध इसके द्वारा हम बांटते हैं, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध इसके द्वारा ताप कटिबंधों में हम बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि 0 डिग्री 23.5 तक उत्तर या दक्षिण उष्ण कटिबंध हो गया, और फिर 23.5 से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.5 से 90 डिग्री तक हम शीत कटिबंध में बांटते हैं। वहीं देशांतरों का दिया है कि देशांतरों का उपयोग प्रमुख यमोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को, यानी इसकी विशेषता है कि मुख्यतः स्थानीय समय की गणना में देशांतरों का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे देखिए देशांतर एवं समय कैसे निर्धारित किया जाता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय एवं पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर प्रमुख यमोत्तर की पूर्व एवं पश्चिम दोनों में स्थित है। इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिमी गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है और इसी प्रकार सूर्य पूर्व से फिर पश्चिम प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर यानी प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार कर सकते हैं। 15 चौको 60 यानी 60 में 1 घंटे यानी 15 देशांतर पार करने में सूर्य को कितना लग जाता है, उसको लगता है 1 घंटे का समय। देखिए जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता है, और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय क्या होता है, घटता जाता है। किसी क्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण प्रमुख यामोत्तर पर होने वाले समय के सापेक्ष किया जाता है। और आइए कुछ उदाहरण द्वारा प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष समय के निर्धारण को हम समझे। जैसे उदाहरण से दिया है कि जब आप ग्रीनविच पर, जब ग्रीनविच यानी जो 0 डिग्री वो देशांतर रेखा है उस पर आप जब 12 बजे हैं तब आप 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित, जैसे थिम्पू दिया है भूटान का जो है राजधानी, यानी उस पे जो समय होगा क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है कि देखिए पूर्व में प्रति 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का समय लगेगा, बढ़ेगा। ग्रीनविच एवं थिम्पू के बीच का अंतर आप निकालिए, अब तो कितना है 90 डिग्री देशांतर, और समय का कुल अंतर कितना हो जाएगा, तो 90 देखिए 1 देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगा, तो 90 को पार करने में 9 चौको 36 यानी 360 मिनट लगेगा, और 360 मिनट में हम 60 से भाग देंगे तो 6 घंटा आ रहा है। तो यानी थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनविच से कितना होगा, 6 घंटे यानी 6 बजे का होगा, यानी अपराह्न होगा। इसमें 6 घंटे वो आगे होगा। जैसे कि भारत का होता है कि 5.5 घंटा आगे समय, जो ग्रीनविच जो वहाँ जो टाइम है उससे। इसी प्रकार इसका हम देशांतर के द्वारा किसी भी देश का निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और दिया है कि मान लीजिए ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 90 डिग्री, अब वो तो ये तो हमने पूर्वी निकाल लिया। अब पश्चिमी देशांतर पे स्थित क्या होगा, तो पश्चिम देशांतर पर दिया है कि न्यू ऑरलियंस स्थित है, जो कि न्यू ऑरलियंस एक जगह है जो कि 2005 में कैटरीना तूफान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो इसका समय क्या होगा, अब हमने तो पूर्व का निकाल लिया, पूर्व में जाने पर समय बढ़ जाता है और पश्चिम में जाने पे क्या होगा तब, तो प्रमुख यामोत्तर पश्चिम में 1 डिग्री देशांतर वही होगा, वही सूत्र लगाएंगे तो 4 मिनट का समय लगेगा। इधर भी 90 डिग्री देशांतर है तो इसमें भी 360 मिनट लगेगा और 6 घंटा। तो अब इसलिए न्यू ऑरलियंस का स्थानीय समय ग्रीनविच से क्या होगा, 5 घंटा कम हो जाएगा। अब 5 घंटा कम होगा यानी यहाँ पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब 12 से हम क्या करेंगे, 6 घंटा नीचे करेंगे, यानी तो हम नीचे करते हैं तो
तो यहाँ पे 6 घंटे आगे हो रहा है तो यहाँ पे 6 घंटे पीछे होगा, तो यानी वहाँ पे जैसे 12 दिन का 12 बज रहा है तो वहाँ पे पूर्व में जाने पे क्या हो जाएगा, अब शाम के टाइम का 6 होगा और यहाँ पे होगा अभी सुबह के, पीछे होंगे तो हम अभी यहाँ पे क्या होगा सुबह के, वहाँ पे सुबह के टाइम का हो जाएगा, यानी पीछे हो जाएगा उससे। इसी प्रकार विश्व के किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जा सकता है। किसी देश की सीमाओं के भीतर यथासंभव समय में एकरूपता बनाए रखने के लिए उस देश के केंद्रीय यामोत्तर को उस देश का मानक यामोत्तर माना जाता है। उसके स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा और मानक यामोत्तर का चुनाव हम इस तरह करते हैं कि ये 150 डिग्री या 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री 30 मिनट के द्वारा विभाजित हो, ताकि मानक समय ग्रीनविच मध्य समय के बीच अंतर को 1 या आधे घंटे के गुणक के रूप में बताया जा सके। देखिए जैसे भारत का मानक समय है तो भारत का जो जो प्रमुख यामोत्तर है, जो जिससे समय निर्धारित किया जाता है, वो है 82.5 डिग्री पूर्व ईस्ट, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है। अतः भारतीय मानक समय IST यानी इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है, ये ग्रीनविच माध्य टाइम यानी GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है। तो वही है कि इससे जैसे यहाँ पे दे रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट, तो इसको भी लगेगा तो 60 मिनट लगेगा ये पार करने में 15 देशांतर को। तो इस प्रकार से जो अंतर है तो 82.5 को हम करेंगे तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आता है, क्योंकि इधर से हम इसमें करेंगे देखेंगे। तो इसी प्रकार विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारित करते हैं प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक यामोत्तर अपना तय करके और देश का स्थानीय समय निर्धारित कर लेते हैं। पूर्व पश्चिम में अधिक विस्तार वाले देश एक से अधिक मानक यामोत्तर चुन सकते हैं, जैसे कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व को 24 टाइम जोनों में इसी प्रकार से विभक्त किया गया है। जैसे जैसे यहाँ पे दिया है कि कहाँ गया, हाँ रूस, कनाडा, फिर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब क्या इनका कुछ कुछ समय, इनके अधिक समय जोन है। हमारे यहाँ तो एक ही है, लेकिन ऐसे जो कुछ जिनका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है वहाँ पे टाइम जोन हमें अधिक देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करें तो देखिए जहाँ विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, वहीं एक स्थान तो ऐसा होगा जहाँ ग्रीनविच समय से पूरे दिन का अंतर होगा, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ से पृथ्वी पर सचमुच दिन का प्रारंभ होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा लगभग उसी स्थान पर स्थित है जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, यानी इससे तिथि का निर्धारण होता है, घंटे का तो अंतर नहीं, यहाँ पे सीधे तिथियां बदल जाती हैं। इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है, चाहे प्रमुख यामोत्तर से पूर्व जाएं या पश्चिम। हम जानते हैं कि प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में समय बढ़ता है, पश्चिम में घटता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख यामोत्तर से पूर्व दिशा की ओर जाता है तो वहां का समय 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे कम होगा। पश्चिम दिशा में जाने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए समय 12 घंटे अधिक होगा। उदाहरण के लिए मंगलवार को पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर बुधवार का दिन हो जाएगा। इसी प्रकार उसी दिन अपनी यात्रा शुरू करने वाले लेकिन पश्चिम दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का पार कर लेने के बाद सोमवार का दिन हो जाएगा। यानी अब उसके अपोजिट जाएंगे लोग तो एक एक दिन का समय क्या होगा, इधर हम 0 डिग्री से निर्धारित करते हैं तो घंटे का अंतर होता है, लेकिन जो 180 डिग्री है इससे हम क्या करेंगे, ईस्ट वेस्ट जाते हैं तो पूरे एक दिन का क्या होता है, अंतर हो जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।